वंदे मातरम साथियों। आप सभी का कर्तव्य वाइस स्टडी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। हम बहुत मध्य प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन लेकर आए हुए हैं। जो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे। उसमें हमने पिछली क्लास में क्या है कि मध्य भारत के पठार को हमने पढ़ा था, उनका विभाजन देखा था। अब हम आज के क्लास सेशन में जो है बुंदेलखंड के पठार को पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं बुंदेलखंड के पठार को। और इसी प्रकार हम सभी पठारों को पढ़ेंगे। इसमें आपके जितने भी पठार हैं, नर्मदा सोन घाट, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, पूर्वी पठार, इन सभी को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए आइए देख इस आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बुंदेलखंड के पठार की स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर ये बुंदेलखंड का पठार है। तो ये आपके सामने जो अभी मैप खुला हुआ है, तो इसमें आपको देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का ये बुंदेलखंड का जो पठार है, ये आपका यहाँ से शुरू होता है, जो ग्वालियर के दक्षिणी भाग से शुरू होता है, कुछ ग्वालियर का हिस्से को कवर करते हुए। और आपका ये देखिए, जो ये आपका भाग है, इतना ये भाग, ये आपका बुंदेलखंड का पठार है। इसका कुछ भाग बुंदेलखंड के पठार का कुछ भाग मध्य प्रदेश में आता है, कुछ भाग उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी आता है, जो बुंदेलखंड के पठार से लगा हुआ आसपास का क्षेत्र है। तो देखते हैं कि बुंदेलखंड का पठार की मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। तो ये आपका 7.7% है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है वो सिद्ध बाबा है। कौन सी है आपकी? सिद्ध बाबा है आपकी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सिद्ध बाबा आपकी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। हमें इसका देखना है कि सबसे पहले इसका भौगोलिक स्थिति देखनी है कि कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भाग में स्थित है। इसके पश्चिम में मालवा का पठार है, दक्षिण में आपका रीवा पन्ना का पठार है, उत्तर में यूपी का जो है बुंदेलखंड का पठार है, और दक्षिण पश्चिम में आप मध्य भारत का पठार के मध्य स्थित है। क्या मध्य में स्थित है? तो इसकी और इसकी हमने भौतिक भौगोलिक स्थिति देखेंगे। इसकी हम क्या क्या देखेंगे? भौगोलिक स्थिति देखेंगे, और इसकी जलवायु को भी देखेंगे, मृदा को देखेंगे, वनस्पति को, उद्योग आदि के बारे में हम जो है विस्तृत चर्चा करेंगे बुंदेलखंड के पठार के बारे में। ये सभी आपके जो भी मध्य प्रदेश के, चाहे आपका एमपीपीएससी हो, चाहे आपका एमपीपीबी का एग्जाम हो, सभी के लिए है महत्वपूर्ण है। क्या है? सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, सिद्ध बाबा की जो चोटी है वो है आपकी 1172 मीटर है। कितनी है? सिद्ध बाबा की जो है बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, वो कितनी है? 1172 किलोमीटर। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, बुंदेलखंड के पठार को, और इसमें देखते हैं। पहला इसका देखेंगे भौगोलिक स्थिति देखेंगे, इसके चारों ओर स्थित भूमि क्षेत्र को देखेंगे, और फिर इसका आगे हम जलवायु, मृदा आदि की नदियों के बारे में देखेंगे। तो आपका ये बुंदेलखंड का पठार आ गया है, और इसमें आपका क्या है कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आपके 24/6 से 26/22 उत्तरी अक्षांश के मध्य से 77/51 से 80/20 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर आप लोगों को उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर ना समझ में आ रहा हो, तो हमने जो है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय या इंट्रोडक्शन क्लास में इसको बताया हुआ था कि उत्तरी अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, और उत्तरी और पूर्वी क्या होते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति 24/6 से 26/22 उत्तरी अक्षांश, 77/51 से 80/20 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब हमने इसके देखे कि भूमि के इसके चारों ओर कौन से भूमि क्षेत्र जो हैं, इसके भूमि क्षेत्र कौन से हैं, हमने अभी देखा था। तो आप देखिए कि मध्य भारत पठार के पूर्व तक रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में स्थित है,
दक्षिण में पश्चिम मालवा का पठार स्थित है और उत्तर में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड के पठार के क्षेत्र के मध्य स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और इसका जो ढाल है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार का ढाल कैसा है, वो आपका जो है उत्तर या उत्तर पूर्वी है। कैसा है, उत्तर या उत्तर पूर्वी है। आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड के पठार की अधिकांश जो नदियां हैं वो क्या उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई यमुना या गंगा में जाके मिलती हैं। ठीक है, तो इसका ढाल कैसा है, उत्तर या उत्तर पूर्वी है। अब इसकी देखते हैं बुंदेलखंड के पठार की जलवायु। बुंदेलखंड के जो पठार की जलवायु है वो कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की है। औसत वर्षा यहाँ की कितनी है, 75 से 103 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। यहाँ का ठंडियों में औसत तापमान कितना रहता है, वो आपका लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है या 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। और इसका गर्मियों में औसत तापमान कितना चला जाता है, इसका औसत तापमान लगभग 40 से 42 या 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, ठहर कब चला जाता है। पिछले वर्ष तो ये यहाँ क्या है, लगभग खजुराहो का जो है 49 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला गया था। तो ये एक औसत एवरेजन तापमान है। यहाँ की आपके बुंदेलखंड के पठार की कुछ प्रमुख नदियां हैं, उनको देखेंगे। आपकी कौन कौन सी नदी है, कैन, बेतवा, उर्मिल, दसान आदि जो है नदियां हैं। बेतवा नदी आप जानते हैं कि बेतवा नदी के किनारे जो है ओरछा का किला या राजा राम जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बना हुआ है, ओरछा का किला है। तो हमने बुंदेलखंड के पठार की जो है हमने नदियां देखी, बुंदेलखंड के पठार की हमने नदियां देखी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बुंदेलखंड के पठार की मिट्टियां देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो बुंदेलखंड के पठार की जो मिट्टी है वो अधिकांशतः किस प्रकार की है, वो जो काली और लाल मिट्टी के मिश्रण का रूप है। कौन सी है, बालुई मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर आपकी काली व लाल मिट्टी जो है आपकी लाल मिट्टी का जो है मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है, जिसे आप बालुई मिट्टी बोलते हैं। क्या इसका मिश्रण पाया जाता है, जिसे आप क्या बालुई मिट्टी बोलते हैं, बालुई मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ देखते हैं कि बुंदेलखंड के पठार की वनस्पति देखते हैं। बुंदेलखंड की पठार की वनस्पति में आपको जो है यहाँ पर कितने बुंदेलखंड के पठार के कितने भूभाग पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ये लगभग 20 से 27% भूभाग पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं शीशम, सागौन, नीम, पीपल, खैर, बबूल आदि पाए जाते हैं। अब यहाँ की एक सबसे बुंदेलखंड के पठार में या बुंदेलखंड में एक बहुत ही प्रमुख खनिज पाया जाता है जो काफी प्रसिद्धि का कारण बना हुआ है, वो है आपका हीरा। हीरा क्या है, जो पन्ना सतना के जो आसपास के क्षेत्र हैं इसमें बहुत आयात में जो है हीरे पाए जाते हैं। और ये भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर अधिकांश हीरों का उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं कि बुंदेलखंड के पठार की कृषि देखते हैं। कृषि क्या, तो यहाँ पे कृषि करने के लिए सिंचाई के क्या 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 साधन है, तो बुंदेलखंड में की पठार में सिंचाई के लिए जो आपके हैं वो है कुआं और नलकूप। नहरों का भी विकास हुआ है लेकिन अभी उतनी अधिक मात्रा में नहरों का विकास नहीं हुआ जितने कुआं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। अब बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो आपका गेहूं है, ज्वार है, बाजरा आदि है। और अन्य फसलों में चना, मटर, सरसों भी आप जानते हैं कि बहुत अधिक आयात में उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमने बुंदेलखंड के पठार की जो है कृषि व्यवस्था देख ली। अब यहाँ की थोड़ा सा देखते हैं जनसंख्या व्यवस्था। तो क्या है कि यहाँ की अधिकांश जो जनसंख्या है वो क्या किस प्रकार की है, वो ग्रामीण जनसंख्या है। वो अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व अगर आप देखेंगे तो वो क्या 123 से 186 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब बुंदेलखंड का व्यवसाय क्या है, तो बुंदेलखंड का व्यवसाय या लगभग पूरे मध्य प्रदेश का अगर व्यवसाय की बात की जाए तो मध्य प्रदेश पूरा जो है कृषि प्रधान प्रदेश ही है। उस अधिकांश लोग कृषि करते हैं, या यूं कहूँ तो लगभग 60 से 70% लोग 60 से 70% लोग जो है कृषि कार्य में किसमें कृषि कार्य में लगे हुए हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि प्रमुख व्यवसाय जो यहाँ का है
वो है कृषि एवं पशुपालन। तो क्या है यहाँ का कृषि एवं पशुपालन आपका प्रमुख व्यवसाय है। अब यहाँ के देखते हैं कि कुछ बुंदेलखंड के पठार में कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध स्थल हैं, जिसे यूनेस्को ने भी अपनी सूची में शामिल किया हुआ है। जिसमें सबसे प्रसिद्ध आपका जो है खजुराहो के मंदिर हैं, जिन्हें क्या किया है कि यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया हुआ है। यहाँ आपको मतंगेश्वर, लक्ष्मण मंदिर, आपको अधिकांश मंदिरों को जैन मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे। और बेतवा नदी के किनारे ओरछा किला भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। और चंदेरी जो है अशोकनगर में पाया जाता है, तो वहाँ का भी आपका किला जो है काफी प्रसिद्ध किला है। अब बुंदेलखंड की यातायात व्यवस्था देखते हैं। बुंदेलखंड की जो यातायात व्यवस्था है वो सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ सड़क व रेल मार्ग दोनों से जुड़े हुए हैं। यानी कि बुंदेलखंड का जो है पहले बहुत काफी पिछड़ा हुआ एरिया था, लेकिन अब वर्तमान समय में कुछ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से कुछ विकास कार्य हो रहे हैं, और जिससे प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल लाइन से जोड़ा जा रहा है और जोड़ा गया है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ हमारा बुंदेलखंड का पठार जो है संपूर्ण होता है। अब देखते हैं मालवा का पठार। क्या है मालवा का पठार देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पे के भूभाग को हम मालवा का पठार कहते हैं और कहाँ पर है। तो आइए थोड़ा सा पहले इसको नक्शे के माध्यम से देख लेंगे, तो आपको क्या है कि एक लगातार आपके दिमाग में इमेज छपी रह जाएगी। क्या है आपके दिमाग में इमेज छप जाएगी और लंबे समय तक आप इसको जो है याद करने में आपको सहायता मिलेगी। तो ये देखिए आपका जो है मध्य प्रदेश के जो भौतिक विभाजन है का नक्शा है, और यहाँ आप देखिए कि ये आपका मालवा का पठार है। कहाँ है ये आपका मालवा का पठार है। तो इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि मालवा का पठार ये है। तो इसके उत्तर में क्या है मध्य भारत का पठार है, और दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है। तो मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है, तो आप सामान्य अगर कोई आपसे पूछे कि मालवा का पठार कहाँ पर है, तो आप सामान्यतः बोलेंगे कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को मालवा का पठार कहते हैं। इसके उत्तर में मध्य भारत का पठार है और दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है, और पूर्व में क्या है आपका रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार लगा हुआ है। तो ये आपका मालवा का पठार हो। पश्चिम में इसके क्या है गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र लगता है। क्या है गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र लगता है। एक कितने कुल इसका भूभाग कितना है, तो ये लगभग 28 मध्य प्रदेश कुल भूभाग का क्षेत्र अपने में समाहित करता है। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं और इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। और इसके आसपास के क्षेत्रों को हमने देख ही लिया है मालवा के पठार को। और हम मालवा के पठार को देखते हैं और इसका देखिए हमने आपको भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो इसकी भौगोलिक स्थिति जो है मालवा के पठार की 20 डिग्री 17 से 25 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश स्थित है, और इसकी देशांतर 74-20 से 79-20 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। ठीक है, और हमने इसके चारों ओर स्थित भूमि क्षेत्र को देख ही लिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखा होगा और याद रखेंगे। और ये मध्य प्रदेश का मालवा का पठार महत्वपूर्ण पठारों में से एक है, क्योंकि अधिकांशतः भूमि क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ पे है, जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। यानी अगर देखा जाए तो अगर सभी पठारों में सबसे विकसित अगर कोई पठार है तो वो है मालवा का पठार। तो अब यहाँ के थोड़ा सा देखते हैं कि इसके प्रमुख शहर कौन कौन से हैं मालवा के पठार के। तो मालवा के पठार के प्रमुख शहर आपके हैं इंदौर हो गया आपका, आप जानते हैं कि इसे मिनी मुंबई कहा जाता है या मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। फिर आपका भोपाल हो गया जिसे कैपिटल राजधानी का दर्जा प्राप्त है। उज्जैन हो गया जिसे धार्मिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है। देवास धार में जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। यहाँ पर जो है गाड़ी वाहनों कारखाने मोटर वाहन का कारखाना लगा हुआ है, तो आप लोग सभी जानते हैं। खंडवा खरगोन
देवास में आप लोग जानते हैं कि करेंसी नोट छापने का कारखाना है। तो ये सभी जो है एक विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। तो चलिए अब मालवा की जलवायु देखते हैं। मालवा की जो आपकी जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, या इसे आप कह सकते हैं समशीतोष्ण प्रकार की भी है। यहाँ पे क्या है कि ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी पड़ती है। एक चीन यात्री आए थे हेनसांग महोदय, उनने जो है मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहा था। उनने क्या कहा था हेनसांग महोदय ने कि मालवा की जो जलवायु है वो विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है, क्योंकि ना तो यहाँ के जो मानव के विकास के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो यहाँ की जो जलवायु है इसे बहुत अच्छी जलवायु माना जाता है। अब इसकी औसत वर्षा कितनी है मालवा के पठार की, तो इसकी 75 से 125 सेंटीमीटर के आसपास इसकी औसत वर्षा है। जो आपका तापमान है ठंडियों के समय वो कितना रहता है, लगभग 10 से 12.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और गर्मियों में इसका तापमान 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला जाता है। चलिए इसके हमने जलवायु को देखा। अब देखते हैं मालवा की मिट्टी। मालवा की मिट्टी जो आप सभी लोग जानते हैं कि मालवा में जो है काली मृदा पाई जाती है, और इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के विस्फोट के जो है बेसाल चट्टानों के विखंडन से यहाँ पे जो है काली मृदा का निर्माण हुआ है। और आपको वहाँ पर कुछ जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। मालवा के पठार में देखा होगा कि आपने अधिकांशतः तो प्लेन अधिकांश क्षेत्र हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो उन पहाड़ियों में क्या है, लेटेराइट मृदा भी पाई जाती है। तो मालवा के पठार की वनस्पति देखते हैं। तो वनस्पति आपकी क्या है, वनस्पति में इसमें वन क्षेत्र कितना है। मालवा का कुल मालवा का जो पठार है भौगोलिक क्षेत्र, उसमें कुल वनों की वन कितना है, वो है 80.7%। कितना, 8.7% है। पेड़ पौधे कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आपका वहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो शीशम, सेमेल, सागौन, तेंदुपत्ता, तेंदु आदि पौधे पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे खनिज, मालवा की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि मालवा के पठार में खनिजों का क्या है, अभाव है, और लेकिन औद्योगिक विकास नहीं है। तो एक जो है आर्थिक क्षेत्र का विश्लेषण का ही विषय क्षेत्र है। तो हमको तो सिर्फ यहाँ इतना जानना है कि जो है मालवा के पठार में खनिजों का क्या है, अभाव पाया जाता है, यानी मालवा के पठार में जो है कोई खनिज नहीं पाया जाता है। अब मालवा की कृषि देखते हैं। तो कृषि में जो क्या है कि वहाँ पे मालवा में कृषि करने के लिए सिंचाई के साधन क्या है, तो मालवा में जो कृषि की सिंचाई के साधन अधिकांशतः जो है वो है आपका कुआं और नलकूप। मालवा के पठार में जो है सिंचाई के लिए अगर सबसे कोई उपयुक्त साधन है तो वो है नलकूप, और अधिक गहराई से पानी निकाले जाने के कारण वहाँ पर जल संकट का भी एक समस्या खड़ी हो गई है, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ पर कुछ क्षेत्रों को जो है चिन्हित किया हुआ है कि यहाँ पर कोई बोरवेल ना किया जाए, ट्यूबवेल ना लगाया जाए, और जल के संरक्षण के लिए वहाँ पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। और मालवा की प्रमुख फसलें देखते हैं। तो यहाँ की प्रमुख फसल क्या है, गेहूं है। और आप जानते होंगे कि मालवा को जो है क्या है कि अनाज का या अन्न का भंडार कहा जाता है। अनाज का क्या है, या गेहूं का जो है, या गेहूं का भंडार कहा जाता है किसे, मालवा को। ये प्रश्न आया हुआ कि किसे गेहूं का भंडार कहा जाता है, बुंदेलखंड के पठार को, मध्य भारत के पठार को, रीवा पन्ना के पठार को, मालवा के पठार को। तो क्या है आपका, मालवा के पठार में है। एक प्रश्न आया हुआ है आपका, ठीक है। और इसमें अन्य फसलें भी मालवा में बोई जाती हैं। तो उसमें सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास, चावल आदि है। यहाँ सोयाबीन जो है मालवा के पठार में भी अधिकांश जो है खरीफ फसल में जो है सोयाबीन उगाया जाता है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे आपका, राष्ट्रीय आपका सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, जो है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय जो वो है वो आपका इंदौर में है, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे ही जो है सोयाबीन का जो है सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है मालवा के पठार में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं मालवा के पठार की जनसंख्या। तो आप सभी जानते हैं कि अधिकांश जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या है। इसमें अधिकतम घनत्व जो है सबसे अधिक घनत्व कहाँ का है, भोपाल का है। ये मध्य प्रदेश का भी सबसे अधिक घनत्व है, और मालवा के पठार का भी है, वो जो लगभग कितना है 855 वर्ग किलोमीटर है। व्यवसाय क्या है, व्यवसाय वही है कृषि एवं पशुपालन। यहाँ भी अधिकांश लोग इसी कारण में कृषि एवं पशुपालन में लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि मालवा के पठार के कुछ दर्शनीय स्थल हैं।
तो मालवा के पठार के कुछ दर्शनीय स्थल हैं। ये इस प्रकार से प्रश्न भी बनता है, चाहे एमपीपीएससी हो या आपका एमपीपीबी हो या कोई अन्य एग्जाम हो, उनसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थान है, जो सांची का स्थान है, किस जिले में है या किस राजा ने बनवाया था। तो इस प्रकार से कुछ दर्शनीय स्थल हैं, तो इनको हम देखते हैं कि जैसे इंदौर का राजवाड़ा है, जिसे आप पता है कि होलकर वंश ने बनवाया था। महेश्वर है, यहाँ पर भी होलकर वंश की रानी थी जो थी अहल्याबाई, उनने बनवाया था। भोपाल का बड़ा तालाब है और सांची का स्तूप आदि के यहाँ ये प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। सांची का स्तूप आप सभी को पता है कि रायसेन में है, भोपाल के पास पड़ता है। अब देखते हैं मालवा के पठार कुछ यातायात साधन। तो यहाँ के सभी प्रमुख नगर जो है राष्ट्रीय राजमार्गों से और रेलवे से जुड़े हुए हैं। किससे? राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर यातायात की क्या सुगमता है, और अटल एक्सप्रेस वे जैसे क्षेत्र भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इंदौर भोपाल एक्सप्रेस वे भी बनाया जा रहा है, जिसे इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम भी दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ मालवा के पठार के कुछ उद्योग क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उद्योग क्षेत्र में पश्चिमी मालवा का पठार राज्य का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें आप में इन धार के आसपास के क्षेत्र आते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हमने मालवा के पठार के जो है उद्योग क्षेत्र देख लिए। कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना भी आपका देखिए नागदा में है। कहाँ पे? कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना आपका कहाँ पे है? नागदा में है। और नागदा आपका कहाँ पर है? उज्जैन में है। नागदा आपका कहाँ पर है? नागदा आपका उज्जैन में है। नागदा उज्जैन में है, जिसे नया जिला बनाए जाने की भी घोषणा की जा रही है। और यहाँ पर ताम्रपाषाण सभ्यता की भी साक्ष्य मिले थे। तो ये नागदा काफी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल भी हो जाता है और वर्तमान स्थिति में भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार को कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट जो बचे हुए पठार है उनको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हमने यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार, मालवा के पठार को एक व्यवस्थित रूप से वहाँ की जलवायु, मृदा, वनस्पति, जनसंख्या, उद्योग, दर्शनीय स्थल, नदी आदि के बारे में अध्ययन किया। और इस प्रकार से अगर आप पढ़ लेंगे या एक बार देख लेंगे तो आप निश्चिंत रहिए कि आपके यहाँ से जो कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से उसको हल कर ले जाएंगे, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। और इसी प्रकार से हम जो है सारा मध्य प्रदेश संपूर्ण अध्ययन व्यवस्थित रूप से बहुत ही सरल और साधारण भाषा में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।